हेलो एवरीवन, आई एम वास्तुशास्त्री डॉक्टर जसलीन। तो चलिए आज से हम वास्तु एनर्जी फील्ड्स यानी कि देवता एनर्जी फील्ड्स की डिटेलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस ज्ञान से, इस नॉलेज से इसे एक्वायर करके आप पाएंगे कि आपको नेचर ने सब कुछ दिया है इन द फॉर्म ऑफ 45 एनर्जी फील्ड्स, जिनसे हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं टू लीड अ डिजायर्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो चलिए शुरू करें। हमने अब तक 16 जोन्स कंप्लीट कर ली हैं और समझ भी ली हैं चैप्टर 3 पार्ट 1 से पार्ट 16 में। देखिए जैसे कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें हमने क्या देखा था, 16 जोन्स थी जिन्हें डिवाइड करने पर 16 जोन्स 360 से भाग करने पर हमने पाया था कि एक जोन 22.5 डिग्री की है। तो अब क्या करेंगे, अब यही 16 जोन्स को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जिससे कि 32 जोन्स आ जाएंगी, 32 पद आ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर जोन में 2 पद हैं, यानी कि 2 एनर्जी फील्ड्स हैं। तो ये हुई टोटल 32 एनर्जी फील्ड्स, राइट। उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं 45 एनर्जी फील्ड्स की। तो ये हो गई -32 माइनस हो गई तो रह गई 13 एनर्जी फील्ड्स। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेजेस में कि अब जो 32 बाहर के पद हैं ये हो गई एनर्जी फील्ड। हम आगे इसी में आगे जाकर बात करेंगे गेट्स की भी, डोर पोजीशंस की भी, 32 द्वारों की भी। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब अभी जैसे मैंने आपको बताया 45 में से 32 माइनस हुए तो बचे 13 एनर्जी फील्ड्स रह गई। और सेंटर में किसी भी स्पेस का जो सेंटर का भाग है वो हो गया ब्रह्मा का स्थान। तो 13 में से ये एक माइनस हो गई, रह गई 12। अब ये जो ब्रह्मा है इसके चारों दिशाओं में यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में भी 4 एनर्जी फील्ड्स हैं। तो अब कितनी बची, 12 माइनस 4 8। तो बाकी की जो 8 हैं वो 2 हैं नॉर्थ ईस्ट में, 2 आ जाती हैं साउथ ईस्ट के पोर्शन में, 2 आ जाती हैं साउथ वेस्ट में और 2 आ जाती हैं नॉर्थ वेस्ट में। इस तरह ये टोटल 45 देवतास के पद हैं, एनर्जीज हैं, जिन्हें हम 1 बाय 1 डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। तो देखिए जब भी कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, शॉप हो, ऑफिस हो या फ्लैट हो, चाहे वो घर हो, कोई भी कैसी भी स्पेस हो, इंस्टीट्यूशन हो, तो वहाँ पर कुछ एनर्जी फील्ड्स डेवलप हो जाती हैं अलग अलग स्टेजेस पर। जैसे कि एक लैंड है, एक प्लॉट है, वहाँ से हमने शुरुआत की, फाउंडेशन तक गए, फाउंडेशन से कंप्लीशन तक, और देन फाइनली उस स्थान को ऑक्यूपाई कर लिया गया। तो ये जो एनर्जीज हैं वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलप होती जाती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूजा अर्चना करते हैं, अरदास करते हैं और शिलान्यास मीन्स नींव पत्थर रखते हैं, मीन्स फाउंडेशन स्टोन। फिर खुदाई करके नींव की दीवार कंस्ट्रक्ट होती है। जब वो डीपीसी लेवल तक पहुंच जाती है तब एनर्जी फील्ड उस स्पेस के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में, उस बिल्ड एरिया के, जो वो एरिया हम बिल्ड कर रहे होते हैं उसके बिल्कुल सेंटर में बिल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम ब्रह्मा एनर्जी फील्ड का नाम से जानते हैं। वास्तु में ये नाम दिया गया है, ऐसे नाम से कहा गया है। और सृजन के कारण मीन्स की क्रिएशन के कारण या क्रिएशन के समय इस एनर्जी का जो रंग है दिया हुआ वो गोल्डनिश रेड होता है, गोल्डन जैसे हम कह सकते हैं सुनहरा लाल की तरफ वो होता है। और सृजन के बाद जब वहाँ पे पूरी एनर्जीज बिल्ड हो जाती हैं, पूरी बिल्डिंग बन जाती है, तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसे आप एब्सोल्यूट स्पेस या ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, और आप इसे नाभि भी कह सकते हैं, सेंटर या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। इसको वास्तु में ब्रह्मा के नाम से कहा है। ये एनर्जी ही मैनिफेस्ट एनर्जी के रूप में हमारे सामने आती है। ये जो ब्रह्म स्थान है वो वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। जिस तरह एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, उसे सारा जो नरिशमेंट है यानी कि पोषण है वो उसकी नाभि से जुड़ी प्लेजेंटा कॉर्ड से मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो पूरा वास्तु है, पूरी स्पेस है, उसे सारा पोषण, नरिशमेंट यानी इस एनर्जी, इस नाभि, इस ब्रह्म स्थान से मिलता है। इसी प्रकार एक बीज, जैसे एक सीड होता है, उसके जो सेंटर में जो खाली स्पेस होती है उसकी उत्पत्ति भी वहीं से होती है, वहीं से वो पौधा और फिर पेड़ की उत्पत्ति होती है। यहीं से सारी रचना शुरू होती है। जैसे कि हमने चैप्टर 2
पार्ट 1 में जर्नी फ्रॉम वास्तु टू वास्तु अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट में समझा है। सारे यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, का जो प्रोसेस है, वो सेंटर यानी कि खाली स्थान, एक पल से, एक बिंदु से ही आरंभ होता है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से ही हुई है, तभी इस एनर्जी को द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा कहा गया है। यही ऊर्जा अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होकर देव विधि, मनुष्य विधि, असुर विधि, जैसे कि प्रसाद विधि कह देते हैं, एनर्जी के रूप में वास्तु में कही गई है। देखिए, जैसे कि ये नाम है, हम उसी से समझ सकते हैं। असुर ऊर्जा मतलब कि सुर से असुर हो जाए, जो मीन्स ताल से बेताल हो जाए, यानी कि बेसुरा मीन्स नेगेटिव एनर्जी। और अगर हम मनुष्य एनर्जी की बात करें, मानव एनर्जी की बात करें, तो मीन्स मिक्स्ड और न्यूट्रल एनर्जी। जैसे कि हम में सब भाव होते हैं, तो ये मिक्स्ड हुई, तो मतलब अच्छी भी है और नहीं भी, तो ये न्यूट्रल एनर्जी। और अगर हम देव ऊर्जा की बात करें, देव ऊर्जा मीन्स वेरी पावरफुल एनर्जीज, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, जो हमें इन्फ्लुएंस करती है हमारे मेंटली, हमारे थॉट्स पर, या हम कह सकते हैं कि हमारे इमोशंस पर पॉजिटिवली, राइट। मॉडर्न लाइफ में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, ऐसी कई सारी एनर्जीज को हम जानते हैं या हम पढ़ते भी आए होंगे। इसी प्रकार वास्तु पुरुषा मंडला मीन्स वास्तु एनर्जी ग्रिड के जो देवता है, वो अलग अलग एनर्जीज को, अलग अलग एनर्जी के फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर पद या हर डिवीज़न, जैसे हमने 32 अभी डिवीजन्स मैंने आपको बताई हैं, 45 डिवीजन्स आगे हमने देखी है, उसमें वो हर जगह पे अलग अलग पद में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी होती है। उस पद, उस एरिया का जो देवता है, उस देवता के नाम से शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ की जो एनर्जीज है, उनको अलग अलग डिफरेंट देवताओं के नाम से संबोधित किया गया है। जैसे कि इनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ये आप ले लीजिए, रूप है, रंग है, अस्त्र शस्त्र, भोजन या वाहन आदि से के माध्यम से उन्होंने हमें इन एनर्जी फील्ड्स की विशेषताएं, इनके गुण, इनकी नेचर बताई गई है। ऐसा क्यों होता है कि सिंबल्स अपने आप में ही एक भाषा बनी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सिंबल्स हैं, ये जो चिन्ह है, एक सीक्रेट बने, उनमें डेप्थ है, उनमें कुछ गुण है जिन्हें समझना चाहिए। और वो सिंबल शायद इसलिए बने ताकि हम आसानी से समझ सकें। देखिए, एक ऐसी परंपरा साहित्यकारों ने चलाई, हम कह सकते हैं ऋषि मुनियों ने भी चलाई, लेखकों ने चलाई, कि कोई बात कहनी है तो सीधी सीधी नहीं कहेंगे, या सीधी सीधी नहीं कही गई, संकेतों की भाषा में, इशारों की भाषा में कही गई, समझाया गया। ऐसा क्यों किया गया? मेरी सोच में तो ये इसलिए ऐसा किया गया होगा क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें समझाने के लिए सिंबल्स का यूज़ किया गया। देखिए, जिस तरह एक पेंटर एक तस्वीर में अपने पूरे भाव प्रकट करता है, एक पूरी कहानी वो तस्वीर के थ्रू दर्शा देता है, तो कह सकते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं वो जानते थे कि शायद लिखेंगे तो कोई रिलेट नहीं कर पाएगा, कोई उठा के देखेगा ही नहीं, तो उन्होंने इस तरह से हमारे आगे सिंबल्स के थ्रू उन देवी देवताओं की पॉजिटिव एनर्जीज को हमारे आगे, जो उनकी पावर्स हैं, उनके गुण हैं, उनकी विशेषता हैं, उन्हें रखा, जो कि शायद ये भी हो सकता है कि वो शब्दों से बयान ही नहीं की जा सकती थी, बयान करनी मुश्किल होती, क्योंकि उनमें इतने गुण हैं। इसी तरह इस वास्तु एनर्जी फील्ड को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वास्तुशास्त्र में ब्रह्मा जी के नाम से बताया गया है, तो अब हम समझते हैं सेंटर, मध्य स्थान एनर्जीज के एट्रीब्यूट्स को, गुणों को ब्रह्मा जी के चिन्हों के द्वारा। देखिए, ब्रह्मा जी का वाहन हंस कहा गया है। हंस में एक विशेष गुण पाया जाता है। जैसे शास्त्रीय भाषा में कहें तो वो नीर, शीत, विवेक कहा गया है उसे। ये पानी और दूध को अलग अलग कर दूध ग्रहण करता है। इससे हम कह सकते हैं कि ब्रह्म स्थान या ब्रह्मा का जो पद है, वो पॉजिटिव एनर्जीज जो है, वो उस पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज होने पर व्यक्ति का विवेक, ज्ञान, विजडम स्ट्रांग होता है। वो
सही या गलत को अलग अलग कर उचित डिसीजंस में सक्षम होता है। जीवन में सही निर्णय लेकर उसको अमल में लाकर व्यक्ति लगातार प्रगति करता है। आगे चलते हैं। प्रतिमा विज्ञान के अनुसार ब्रह्मा जी के 4 मुख 4 भुजाएं बताई गई हैं, जिनको 4 वेदों से जोड़ा गया है। 4 वेद कौन से हो गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और दिशाओं से भी जोड़ा गया है, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से भी बताया गया है। इसी तरह बताया गया है कि ब्रह्मस्थान का जो ईस्ट यानी कि पूर्वी भाग है, उसमें अगर दोष हो तो जो भी आप कार्य करते हैं उसकी नींव कमज़ोर होगी, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। और अगर दक्षिणी भाग में दोष हो तो किसी भी कार्य को सिस्टमैटिक करने में मुश्किलें आएंगी। पश्चिम भाग में अगर दोष हो तो कार्य बार बार भंग होगा, यानी कि रुकावट आएगी। इसी प्रकार अगर उत्तरी भाग में दोष हो तो फर्निश प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें कमी रहेगी और सेल्स और पेमेंट्स में भी रुकावट आ सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में पानी से भरा कमंडल है। ये चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ पानी रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया का शुभ होने पर कह सकते हैं कि जो कार्य है वो लगातार यहाँ पर जो रिसोर्सेज उस कार्य को करने के लिए चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे धन हो या कोई उपकरण हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई सपोर्ट हो, वो यहाँ पर उपलब्ध होगी ही होगी, राइट। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के और भी जो चिन्ह हैं, जैसे कि अश्माला, एक है उनके वस्त्र और है मुर्ग चरण। देखिए अब मैं इतनी डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए अश्माला क्या होती है? वो गणना को रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि धन का सही उपयोग, समय का, किसी भी परिस्थिति का कैसे कितना गणना, कितनी कैलकुलेटिवली काम करना है, वो व्यक्ति को आता होगा। तो ये गुण है ब्रह्मा जी के। वस्त्र उनके सफ़ेद दिखाए गए हैं। सफ़ेद क्या है? शांति का प्रतीक। मुर्ग चरण उनके दिखाए गए हैं सफ़ेद और काला, यानी कि उनमें ऐसा गुण भी है जो कि सही और गलत, अच्छे और बुरे में अंतर करता हुआ मार्गदर्शन देता है। तो ये सब गुण हम में इम्बाइब हो सकते हैं। प्लस अगर इन एरिया के पद में अगर इम्बैलेंस होगा तो व्यक्ति की जो डिसीजन पावर है, जो डिसीजंस है, वो सही नहीं ले पाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिस, इंडस्ट्री, कोई शॉप, कोई इंस्टीट्यूशन के अगर ब्रह्म स्थान पर दोष होगा तो जो कार्य है उनमें रुकावट आएगी, गति रुक सकती है, या बने बनाई जो प्लानिंग है, योजनाएं, वो रुक सकती हैं, मतलब कि उसमें रुकावट आ जाती है। और शरीर में हार्ट रिलेटेड, नाभि और पेट से रिलेटेड यानी कि स्टमक से रिलेटेड रोग भी होने की समस्याएं रहती हैं। ब्रह्म स्थान का जो संबंध है ऑपरेशन से है, यानी कि सर्जन से है। हमने ये बात स्टार्टिंग में ही की है। इसलिए इस स्थान पर दोष होने पर संतान होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो वो बात कर लेते हैं। ज़रूरी है ये पता होना कि यहाँ पर देखिए टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, गंदा पानी की कोई पाइपलाइन, गंदा पानी, रुका हुआ पानी, नेगेटिव एनर्जी की कोई भी चीज़, जैसे कि स्टोर या फालतू सामान, टूटा फूटा सामान, ऐसा कुछ ना हो। और इस स्थान पर काला, नीला, ग्रे, भूरा रंग भी नहीं होना चाहिए। ये जो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड्स हैं वो हमारे थॉट पैटर्न, इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। इस एनर्जी फील्ड का जो फ्लो है वो सुचारू रूप से होने पर व्यक्ति शांत स्वभाव वाला, ज्ञानवान, शिगर और सही डिसीजंस लेने वाला, अपने ट्रेट में मास्टर बनता है। यानी कि वो सब गुण जो ब्रह्मा के बताए गए हैं उनके सिंबल्स के द्वारा, वो सब उस व्यक्ति में इम्बाइब होते हैं, मीन्स ग्रहण हो जाते हैं। तो आज हमने कर ली है ब्रह्मा जी की डिटेलिंग। इसी प्रकार हम 1 by 1 सभी 45 जो एनर्जी फील्ड्स हैं उनकी डिटेलिंग करते रहेंगे, और इनसे जो मिलने वाले लाभ हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें समझें और ले सकें। थैंक यू।